स्वागत है आप सभी का अपने डिजिटल एजू एग्जाम में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में जो यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, जो जैसे पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांसीसी, जिस तरह से आए हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने पहले पार्ट में पुर्तगालियों के बारे में चर्चा किया हुआ है, उस वीडियो का मैंने जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके डायरेक्ट उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं और देखना ज़रूर, अच्छी वीडियो है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो हम थोड़ा सा यहाँ समझ लें कि जिस तरह से पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटेन आए, फ्रांसीसी आए, मगर उस तरह से उनकी जो कंपनी थी वो इस तरह की नहीं थी। मतलब कि जिस तरह सीक्वेंस में पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांसीसी आए, मगर क्या हुआ कि कंपनी की स्थापना के अगर तौर पे देखा जाए तो पुर्तगाली के बाद ब्रिटेन वालों ने ही कंपनी इस्टेब्लिश की थी, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, है ना। जैसे पुर्तगालियों की बात करें 1498 में कालीकट, है ना। फिर ब्रिटेन की देखा जाए तो ब्रिटेन की क्या है कि सूरत में 1600 में, है ना। और डच की बात की जाए तो डच करते हैं 1602 में मसूलीपट्टनम में, और फ्रांसीसी की वही 1664 सूरत में। तो आज हम बात करने वाले हैं डच की, जो ये पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, पार्ट 2 रहेगा। और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो हम बात करते हैं अब तो डचों की। तो डचों का देखा जाए तो पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत आए, जैसा कि लिखा भी हुआ है। नीदरलैंड्स के मूल निवासी थे जी, नीदरलैंड जो उस समय हॉलैंड था। प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व स्थित सुमात्रा पहुंचा। कौन था पहला यात्री? कार्नेलियन हाउटमैन, 1596 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। कंपनी को हॉलैंड की सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार, आक्रमण एवं क्षेत्रों पर अधिकार करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए कंपनी को। किसकी? डच कंपनी को। आगे क्या हुआ? 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। किसकी? देखिए क्या करा, विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर। और कब? सन 1602 में। क्या किया गया? इन्होंने मिलाकर क्या बनाया? विभिन्न डच कंपनियों को यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। इस कंपनी का मूल नाम वीओसी था। कंपनी के संचालन के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया था। इस कंपनी को चलाने के लिए, जो डचों की जो कंपनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स के नाम से, तो इसको चलाने के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया था जो इसको मेंटेन करती। आगे देखते हैं हम। सन 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। सन 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। इसी वर्ष डचों ने पुर्तगालियों के अम्बायना पर कब्जा कर लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीपों मतलब इंडोनेशिया में से उन्हें पराजित कर अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। कौन? डचों ने क्या किया कि जो अम्बायना जो पुर्तगालियों का कब्जा था वहाँ से उनको खदेड़ दिया। और अब किसका कब्जा हो गया वहाँ पे? डचों का कब्जा हो गया। आगे बढ़ते। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। अब यहाँ पे क्या किया? ये दूसरी समझ सकते हैं। क्या किया? 1610 में पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। क्या बनाया? मुख्यालय। पूछ भी सकता है कि क्वेश्चन अगर पुटअप कर सकता है एग्जामिनर इस तरीके से कि भाई डचों ने अपना दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, वह कब स्थापित की, और उन्होंने उसको बनाया तो क्या बनाया, है ना। मतलब कि अगर बात की जाए तो भाई तो 1610 ईस्वी में कहाँ पे? पुलिकट में, और उसे क्या बना दिया? मुख्यालय बना दिया। डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा की ढलाई की थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पगोड़ा, ये सिक्का, इसकी ढलाई की थी। कहाँ पे? जो पुलिकट की एक अन्य फैक्ट्री वहाँ पे, जिसको इन्होंने मुख्यालय बनाया था। आगे चलते हैं। जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में यहाँ बेटेविया नामक नगर बसाया। 1619 में क्या किया इन्होंने? बेटेविया नामक नगर बसाया। आगे डचों ने 1616 ईस्वी में
सूरत में एवं 1641 ईस्वी में विमलीपत्तनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। अब इनका क्या चल रहा है कि प्रभुत्व बढ़ता जा रहा धीरे धीरे। अब इन्होंने क्या किया कि 1616 ईस्वी में सूरत में और 1641 में विमलीपत्तनम में फैक्ट्री की स्थापना कर दी। इसके अलावा बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में 1627 ईस्वी में की गई थी। बंगाल में प्रथम यानी ये बंगाल की बात कर रहा है, ओवरऑल टोटल नहीं, मतलब बंगाल, सिर्फ ओनली बंगाल में इन्होंने प्रथम डच फैक्ट्री लगाई। कब? 1627 में। स्थान क्या था? पिपली। 1658 ईस्वी तक डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। कब तक? 1658 तक। कहाँ पे? कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। किन्होंने? डचों ने। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.1/2% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। उस समय जो मुग़ल शासक औरंगजेब थे, उन्होंने कहा कि भाई आप अगर व्यापार करेंगे तो आपको कुछ टैक्स के रूप में हमें देना पड़ेगा। तो कितना था वो? 3/2%। ये 1664 की बात है। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। ये देखिए अब क्या हो रहा है। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर अब नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। मालाबार के तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौर और वैनगुरला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। आगे डच फैक्ट्रियों के प्रमुख, जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, उन्हें व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। डच फैक्ट्रियों के जो प्रमुख, उन्हें क्या कहा जाता था? फैक्टर। ऐसे ही पूछ सकता है कि डचों के व्यापारिक समय में फैक्टर किन्हें कहा जाता था? तो फैक्टर कौन होते थे? जो फैक्ट्रियों के प्रमुख होते थे, उन्हें कहा जाता था। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। इन्होंने मसालों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इन्होंने क्या किया कि भारतीय जो कपड़े थे उसके निर्यात को अधिक महत्व दिया। किन्होंने? डचों ने। साथ ही इन्होंने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछना चाहे एग्जामिनर, तो पूछ सकता है कि भाई भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से कौन सा होगा? डचों को जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा के निर्णायक युद्ध में डच पूर्णतः पराजित हुए। इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी। किनकी? डचों की। यहाँ क्या हुआ कि 1759 में जो बेदरा में एक युद्ध हुआ डचों और अंग्रेजों के बीच में, तो कौन जीता इसमें? अंग्रेज जीत गए और डच पूरी तरह से हार गए। और इसी पराजय के साथ, यानी डचों की हार के साथ ही भारत में उनकी शक्ति समाप्त कर दी गई। आगे समझते हैं। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। कौन सी पद्धति पर आधारित थी? कार्टेल पद्धति पे, जिसे सहकारिता या कार्टेल पद्धति पर आधारित थी, जो व्यापारिक व्यवस्था डचों की थी। तो डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था, वह व्यापारिक इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने अपने हितधारकों को औसत रूप से 18% लाभांश दिया था। कितना? 18%। चलिए ठीक है, यहाँ हम डच का जो पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ये पार्ट 2 में आपका आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम से, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि डिजिटल एजू एग्ज़ाम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करा सके, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में लाभकारी सिद्ध होंगे। और इसका जो पार्ट 3 आएगा और पार्ट 4 भी आएगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और जो मैंने जैसा कि पहले ऊपर मैंने बताया, जैसे कि जो पुर्तगालियों का जो पार्ट 1 है, मैंने इसकी वीडियो में, ये डचों की वीडियो में जो है, मैंने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डलवा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ओपन करके पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छी है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।